रात के 12 बज चुके थे। भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कीकड़ी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हूँ। उसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वह मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मेरे में क्या पसंद था, पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली से। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेट सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक कड़ा आवाज सुनकर मेरा भाई विक्की बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सिर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते यह घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विक्की की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वह वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। विक्की कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे धीरे धीरे सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज से खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी, सिर बुरी तरह बोझिल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा न लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विक्की मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी अनु पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अगर अनु नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख ले, यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा नौकरी करते थे। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से विक्की मेरे साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ गया है। जब से मेरी छुट्टियां हुई थी वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबाने लगता। मैं उसे मना करती मगर वह कहता, नहीं तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। क्या विक्की कभी ऐसा कर सकता है? उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था। भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैंने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने चारों ओर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी, फिर यह कैसे खुल सकता था? नींद से भरी आंखों से उठकर
मैंने दरवाजे को बंद किया और लॉक कर दिया, फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन की, दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त विक्की भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे विक्की भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाएं। मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाया और सोफे पर रख कर वही सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। यह सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वह क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो विक्की तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अनु दीदी, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने। हरियाणा के एक छोटे से गांव रोहतपुर में रहने वाली अनन्या एक साधारण कारीगर परिवार की बेटी थी। उसके पिता सूरजमल लकड़ी के फर्नीचर बनाते थे और माँ राधा गांव में दूसरों के घरों में खाना बनाकर परिवार का गुजारा करती थी। अनन्या 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका छोटा भाई विक्रम और बहन काजल उसकी सबसे पक्की दोस्त थे। गांव में बिजली की सुविधा रात को कुछ घंटों के लिए ही थी और स्कूल की हालत खस्ता थी। टूटी छत, पुरानी किताबें और शिक्षक जो अनियमित थे। फिर भी अनन्या को पढ़ाई से गहरा लगाव था। उसका सपना था कि वह एक दिन डिजाइनर बने और अपने गांव के हस्तशिल्प को दुनिया भर में मशहूर करे। वह चाहती थी कि रोहतपुर के कारीगरों को उनकी कला का सही दाम मिले। अनन्या बचपन से रचनात्मक थी। वह अपने पिता के साथ लकड़ी पर नक्काशी देखकर डिजाइन बनाना सीखती। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते, लड़की होकर इतने बड़े सपने, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पिता भी चाहते थे कि अनन्या जल्दी शादी कर ले, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। कई बार रात को सिर्फ रोटी और अचार से गुजारा होता। लेकिन माँ राधा उसका हौसला थी। वह रात को चुपके से कहती, बेटी, तुम पढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हारी कला हमारी गरीबी को मिटाएगी। माँ की बातें अनन्या के लिए प्रेरणा थीं। उसकी बहन काजल भी उससे प्रेरित होती और कहती, दीदी, मैं भी तुम्हारी तरह डिजाइनर बनूंगी। जब अनन्या 15 साल की थी, गांव के स्कूल में एक नई शिक्षिका सरिता मैडम आईं। वे शहर से थीं और बच्चों को प्रेरित करने का जुनून रखती थीं। उन्होंने अनन्या की रचनात्मकता और मेहनत को देखा। एक दिन कक्षा में अनन्या ने एक डिजाइन बनाया जो गांव की हस्तकला को आधुनिक रूप देता था। सरिता मैडम ने उसे बुलाकर कहा, अनन्या, तुम में कुछ खास है, तुम दुनिया में नाम कमा सकती हो। उन्होंने उसे एक राज्य स्तरीय डिजाइन प्रतियोगिता के बारे में बताया, जिसमें जीतने वाले को शहर के एक बड़े डिजाइन इंस्टीट्यूट में मुफ्त पढ़ाई और छात्रवृत्ति मिलती थी। अनन्या के लिए यह सपने जैसा था, लेकिन उसके पास न तो अच्छे रंग, न कागज और न ही समय।
फिर भी उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। अनन्या ने दिन रात तैयारी शुरू की। सुबह वह माँ के साथ घर के काम निपटाती, फिर स्कूल जाती और रात को लालटेन की रोशनी में डिजाइन बनाती। सरिता मैडम उसकी मदद करतीं। वे उसे अपनी पुरानी ड्राइंग किट देती और डिजाइन के गुर सिखातीं। अनन्या ने प्रतियोगिता के लिए एक अनोखा डिजाइन तैयार किया जो गांव की नक्काशी को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ता था। लेकिन रास्ते में मुश्किलें कम नहीं थीं। एक रात भारी बारिश में उसका डिजाइन बोर्ड भीग गया। अनन्या रोने लगी। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, कागज भीग सकता है, लेकिन तुम्हारा जुनून नहीं। माँ ने गांव के साहूकार से उधार लेकर नया ड्राइंग बोर्ड और रंग खरीदे। अनन्या ने फिर से डिजाइन बनाना शुरू किया। उसका डिजाइन अब और खूबसूरत हो गया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और भावनाओं को इसमें उतारा। प्रतियोगिता से पहले अनन्या को तेज बुखार हो गया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और दवा के लिए पैसे कम थे। पिता ने कहा, अनन्या, अब आराम कर। यह प्रतियोगिता बाद में दे देना, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। वह बुखार में भी रात को डिजाइन को अंतिम रूप देती रही। माँ रात भर उसके सिर पर गीली पट्टी रखती। प्रतियोगिता का दिन आया। अनन्या माँ की पुरानी साड़ी में लिपटा डिजाइन बोर्ड और पुराने कपड़ों में शहर पहुंची। वहां बड़े स्कूलों के बच्चे चमचमाते डिजाइनों के साथ थे। अनन्या को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने मन में ठाना, मेरी मेहनत मेरी ताकत है। उसने गहरी सांस ली और अपने डिजाइन को जजों के सामने पेश किया। प्रतियोगिता में अनन्या ने अपने डिजाइन की कहानी सुनाई, कैसे गांव की हस्तकला को दुनिया तक ले जाया जा सकता है। जज उसकी सादगी और रचनात्मकता से प्रभावित हुए। नतीजे आए और अनन्या का नाम पहले स्थान पर था। गांव में यह खबर फैली और लोग हैरान रह गए। सरपंच, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, अब गर्व से बोला, हमारी अनन्या गांव की शान है। अनन्या को शहर के एक नामी डिजाइन इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला, जहां उसे मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा मिली। शहर की जिंदगी अनन्या के लिए नई थी। वहां के बच्चे उसके सादे कपड़ों और देहाती लहजे पर हंसते। कोई कहता, गवार, तो कोई उसके पुराने जूतों पर तंज कसता। अनन्या चुपचाप सब सहती और अपनी पढ़ाई और डिजाइनों पर ध्यान देती। वह रात रात भर ड्राइंग रूम में काम करती। उसके प्रोफेसर उसकी लगन से प्रभावित थे। 4 साल बाद उसने इंस्टीट्यूट में टॉप किया और एक बड़े फैशन हाउस में नौकरी पाई। उसने एक डिजाइन लाइन शुरू की जो गांव की हस्तकला को आधुनिक रूप देती थी। इस काम ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिलाया। अनन्या ने अपनी पहली तनख्वाह से माता-पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने कहा, बेटी, तुमने हमारा हर सपना पूरा किया। लेकिन अनन्या का सपना बड़ा था। उसने रोहतपुर में एक छोटा सा हस्तशिल्प केंद्र खोला, जहां गांव की महिलाएं और कारीगर अपनी कला को बेच सकें। उसने गांव में 100 लालटेन बंटवाए, ताकि बच्चे रात को पढ़ सकें। उसकी बहन काजल और भाई विक्रम भी पढ़ लिख कर डिजाइनर बने और केंद्र में काम करने लगे। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे। अनन्या की कहानी पूरे जिले में मशहूर हो गई और लोग उसे रोहतपुर की रौनक कहने लगे। जब अनन्या 32 साल की थी, उसे एक नई चुनौती मिली। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो में अपने डिजाइनों को प्रदर्शित करने का मौका मिला। इसके लिए उसे विदेश जाना था। गांव वालों ने कहा, अनन्या, अब आराम करो। तुमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन उसने जवाब दिया, मेरा गांव मेरा परिवार है। उसने विदेश से अपने हस्तशिल्प केंद्र को ऑनलाइन मैनेज किया और गांव के लिए फंड जुटाए। विदेश में उसने अपने डिजाइनों से सबका दिल जीता और गांव की कला को दुनिया के सामने लाया। जब वह लौटी, तो गांव में उसका स्वागत राजकुमारी जैसा हुआ। उसने अपने केंद्र में एक प्रशिक्षण स्कूल खोला, जहां गांव के युवा डिजाइन सीख सकें। एक दिन केंद्र में एक छोटी लड़की ने अनन्या से पूछा, दीदी, क्या मैं भी आपके जैसी डिजाइनर बन सकती हूँ?
अनन्या ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, तुम कुछ भी बन सकती हो, बस मेहनत और हौसला मत छोड़ना। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई सपना असंभव नहीं। समाज के ताने हों या मुश्किल हालात, आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता तब सच्ची है जब आप दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। अपनी जड़ों को कभी न भूलें। अनन्या ने साबित किया कि मेहनत, हौसला और अच्छे इरादों से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें।